नमस्कार, मुत्कर्ष प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। और आज मेरे साथ इस इंटरव्यू में एक बहुत ही खास शख्सियत मौजूद है जो एक पूर्व रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं और उससे ज़्यादा उन्होंने कई काम कर रखे हैं इस मानवता के लिए, इस देश के लिए। वो अपने आप में एक समुद्र है नॉलेज का। तो चलिए आज उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे एक बहुत ही खास और नई चीज़ के बारे में जिसका नाम है भारतीय शिक्षा बोर्ड, और वो उसके कार्यकारी अध्यक्ष हैं। तो मैं स्वागत करना चाहूँगा डॉक्टर एनपी सिंह जी का, रिटायर्ड आईएएस अधिकारी और भारतीय शिक्षा बोर्ड के कार्यकारी अध्यक्ष। बहुत बहुत स्वागत सर। धन्यवाद उत्कर्ष। तो सर, सबसे पहले तो मैं आपसे आपका जीवन परिचय जानना चाहता हूं कि आपकी शुरुआत कहां से हुई, कब आपने यूपीएससी करा और फिर किस किस रूप में आपने जनता की सेवा करी। देखिए, मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमएससी फिजिक्स किया था और 86 से लेकर के 86 से सेवा में आए और 2020 तक विभिन्न पदों पर जनता की सेवा शासन के माध्यम से करने का अवसर मिला। लेकिन मुझे लगता है कि जो वर्तमान में सेवा हम कर रहे हैं वो राष्ट्रीय संदर्भ में बहुत ही प्रासंगिक है। जैसा आपने कहा ना कि भारतीय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष, जी सर, तो ये बहुत ही प्रासंगिक लगती है मुझे। यद्यपि मैं शासकीय सेवा के साथ साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आदिवासी छात्र छात्राओं के एम्पावरमेंट पर भी काम करता हूँ। बहुत सारे काउंसलिंग सेंटर, कोचिंग सेंटर निःशुल्क, बाल वाटिका से 12वीं तक के विद्यालय भी प्रारंभ करने जा रहे हैं 2 छत्तीसगढ़ के नक्सल इलाके में जी। और उत्तर प्रदेश के भी जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र था पहले, अब तो सुधर गया है, वहाँ भी 15 साल पहले एक आईटीआई खोला था हमने जी। कोल कम्युनिटी के लिए, निःशुल्क पढ़ा के उनको जॉब से जोड़ने के लिए, जिससे मारुति बढ़ चढ़ करके आगे आई और 100% को जॉब दे देती है। जी। विगत 16 वर्षों में लगभग 2000 आदिवासी बच्चे जॉब कर रहे हैं। तो ये और भी बहुत सारे ऐसे बावरिया कम्युनिटी है, मुसहर कम्युनिटी है पूर्वांचल की, जो कभी नहीं पढ़ते थे अर्थाभाव में या प्रेरणा के अभाव में, उन पर भी ईश्वर की प्रेरणा से काम करने का मुझे अवसर मिला और जिससे बहुत ही संतुष्टि रहती है जीवन में कि जी। सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि जो प्रकृति ने सामर्थ्य दिया है उसको दूसरों के लिए भी जीना चाहिए। और मैं नई पीढ़ी के भी जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको यही कहता हूँ कि आपको अगर ईश्वर ने सामर्थ्य दिया है तो सिर्फ आपके अपने अहंकार के लिए और अपनी विलासता के लिए नहीं दिया है। बिल्कुल। ये दिया है, प्रकृति देती है तो दूसरों की सेवा करने के लिए देती है जी। और इसी दृष्टि से जिए। आपने भारतीय शिक्षा बोर्ड का जिक्र किया। जी सर। तो सबसे पहले मैं उत्कर्ष ये बता दूं कि एक पंक्ति में, जिससे कि हमारे जो श्रोता हैं, दर्शक हैं, ये एक भारत सरकार का एक बनाया हुआ नया बोर्ड है, नेशनल स्कूल एजुकेशन बोर्ड, जैसे सीबीएसई बोर्ड है। इसकी वैधानिकता उसके बराबर है। इसका मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि इसमें सरकार ने एक मॉडल बाइलॉज के तहत एक ये उद्देश्य रखा कि आधुनिक शिक्षा में भारतीय ज्ञान परंपरा का समन्वय होना चाहिए। इस उद्देश्य के साथ उन्होंने ईओआई किया, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, आरएफपी बना के, और कई लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया। लेकिन शर्त उसमें भारत सरकार की थी कि जो बिना किसी लाभ के कोई संस्था इस शिक्षा व्यवस्था के ऑर्गेनिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए पूरा पैसा खर्च करे। तो ये शर्त इतनी कठिन थी और उसमें 10,000 करोड़ रुपए धीरे धीरे खर्च होना था अगले 25 सालों में। बिल्कुल सर। तो पतंजलि योग पीठ इसमें आगे आई। उसका कारण भी यही था कि पतंजलि योग पीठ के पूज्य स्वामी रामदेव जी और अनेक संतों, शिक्षाविदों के नेतृत्व में 2012 से ही प्रयास करते रहे कि जो मैकॉले की शिक्षा पद्धति है, जिसके पूरे टेक्स्ट बुक से, पेडागॉजी से और शिक्षण सामग्री से, शिक्षण विधा से भारत गायब हो चुका है। बिल्कुल सर। तो उनके मानस में, उनके एल्गोरिदम में विचार के भारत होना चाहिए और कॉम्पिटेंसी आधुनिक होनी चाहिए, पूरे वैश्विक ग्लोबल स्टैंडर्ड की। ये एक बहुत बड़ा संतुलन बनाने की दृष्टि भारत सरकार की आई
पतंजलि योगपीठ की चूंकि बार बार कोशिश थी कि ऐसा बोर्ड बने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बोर्ड को 2019 में बनाया। फिर उसको कानूनी जामा किसी बोर्ड के लिए बहुत ही केंद्र सरकार से, फिर सभी बोर्ड से इक्विवेलेंस ग्रांट कराना, स्टेट बोर्ड, नेशनल बोर्ड से, फिर सारे राज्यों से सर्कुलर जारी कराना कि जिससे कि जो भी विद्यालय जुड़े, बच्चे जुड़े, उनको किसी प्रकार का वैधानिक संकट ना हो किसी स्तर पर। जी सर। चाहे इंट्रा बोर्ड माइग्रेशन हो, चाहे वो सर्टिफिकेट हायर एडमिशन्स के लिए मान्य हो, या किसी नौकरी के लिए मान्य हो, या विदेशी विश्वविद्यालय में जाने के लिए उनकी वैधानिकता हो। इन सब दृष्टियों से बोर्ड को 3 वर्ष लगा पूरी तरह से वैधानिक रूप से खड़ा होने में। और चूंकि उद्देश्य बहुत चुनौतीपूर्ण है, तो इस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए लगभग 2000 प्रोफेसर और 3-4 हजार पीजीटी स्कूल एजुकेशन के जो शिक्षक थे, उनके साथ अन्य विषय पर अलग अलग वार्ताएं करके ये कोशिश की गई कि जो कॉम्पिटेंसी है 21st सेंचुरी के लिए, जो कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस हैं, या साइंटिस्ट होने की क्षमता है, या स्पेस टेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, या जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, या एनर्जी से संबंधित जो नियो रिसर्चेज चल रही हैं एनर्जी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, मिनरल से संबंधित जो इश्यूज पूरी दुनिया में आ रहे हैं, जैसे क्रिटिकल अर्थ मिनरल के सप्लाई चेन से लेकर के, और न्यू इकोनॉमिक सिस्टम, न्यू पॉलिटिकल ऑर्डर, ये तो जाने ही बचे। बिल्कुल सर। लेकिन उनके मानस में कहीं भारत अछूता ना रह जाए जी। क्योंकि उत्कर्ष आप युवा हो, आप अगर एक सर्वेक्षण करके देखोगे तो मैथमेटिक्स के बड़े विद्वान, फिजिक्स के विद्वान, इंजीनियरिंग किए हुए लोग, अगर उनसे भारत के किसी ग्रंथ का नाम ले लीजिए तो शायद 2-4 ग्रंथों के अलावा उन्हें नहीं बता पाएंगे सर। बहुत ऑब्वियस बात है। लेकिन उनका दोष नहीं है। बिल्कुल दोष है कि शिक्षा व्यवस्था में 1835 के इंडियन एजुकेशन एक्ट के बाद से, जिसको मैकेलियन एजुकेशन कहते हैं, उनको तो चाहिए था नौकर। बिल्कुल। उनको एक ब्राउन इंग्लिशमैन चाहिए था जो कम सैलरी पर काम करे। दूसरा, उन्हें चाहिए था कि जिस देश को हमें गुलाम बना रहे हैं उसको हमेशा गुलाम बनाने के लिए राजनीतिक गुलामी से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है वैचारिक गुलाम। दार्शनिक रूप से हीन भावना पैदा कर देना, और ये पैदा कर देना कि तुम तो एक संकीर्ण अंधविश्वासियों की संतान हो, तुम्हारे कोई ज्ञान परंपरा नहीं थी। इस दृष्टि से उन्होंने पूरी टेक्स्ट बुक से लेकर के पेडागॉजी, असेसमेंट सब इस तरह से गढ़ दिया कि पूरी शिक्षा व्यवस्था हमारी स्वतंत्रता के पहले लगभग 110 वर्ष पूरी की पूरी उस चंगुल में रही। बिल्कुल। स्वतंत्रता के बाद भी कोशिशें हुई, लेकिन बहुत ही पीस मील में हुई। किसी भी शिक्षा व्यवस्था में अगर आप चाहते हो कि भारत की संस्कृति भी आधुनिक सामर्थ्य के साथ साथ संस्कार भी आए, तो उसको बाल वाटिका से लेके 12वीं तक की जो उम्र है उसमें बहुत ही ब्यूटीफुली वीव करना होगा, बिल्कुल बहुत डिजाइन में, कि ताकि उन्हें बच्चों को बोझ भी ना लगे। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी तरीके से आपने बोला, ब्यूटीफुली वीव करना होगा, ताकि उनको ये ना लगे कि कोई बहुत एक्स्ट्रा पेज हो रहा है, अलग से कोई नैतिक मूल्य पढ़ाया जा रहा है, या अलग से कोई प्रवचन दे रहा है, उसमें ब्लेंड करके ऐसे आए कि एकदम स्वाभाविक लगे। बिल्कुल एक नेचुरल फ्लो होना चाहिए उसका, और नेचुरल रिफ्लेक्शन होना चाहिए बच्चे के डिस्पोजिशन और वैल्यूज में जी। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। अब धीरे धीरे काफ़ी प्रयासों के बाद अब बाल वाटिका से लेकर के हमारी 11वीं तक की पुस्तक उस दृष्टि से तैयार हो चुकी है। ओके। सारे ही विषयों की, सभी विषय। अब जैसे मैं, जो आपकी वार्ता सुन रहे होंगे लोग, वो खुद जरा अपना आत्ममूल्यांकन करके देखें कि क्या उन्होंने भारत के गणित को, कितने लोग बौधायन के शूल सूत्र जानते हैं, नाम भी सुना हो, आपस्तंभ का, मानव का, कात्यायन के शूल सूत्रास का। उन्हें ये मालूम हो कि पाणिनि व्याकरण पूरी दुनिया में किसी भी भाषा का सबसे पहला व्याकरण है, और पाणिनि भी लिखते हैं कि मुझसे पहले 18 व्याकरण हो चुके, जबकि पाणिनि खुद ही 3000 साल पहले के हैं।
अगर कोई पूछे कि भाई ये जो दुनिया भर का जो मनोरंजन का माहौल है पूरी दुनिया में, संगीत का, नाटक का, नृत्य का, ये शुरुआत कहाँ से हुई? तो हमें आज वेस्टर्न म्यूजिक बहुत प्रभावित करती है, बिल्कुल। लेकिन हमारे बच्चे नहीं जानते कि सबसे पहले इसके आदि पुरुष तो भरत मुनि हैं, भारत में हुए हैं। जिन्हें नाट्य शास्त्र, भरत मुनि का नाट्य शास्त्र, लेकिन बच्चे उसके अंश को नहीं जानते। अगर वो पढ़ते तो उन्हें लगता कि किस तरह से भारत की संगीत और नाटक कला कितना प्रकृति से जुड़ी हुई है। इसमें कहीं कोई ओछापन नहीं है, इसमें कहीं उथलापन नहीं है, बल्कि वो प्रकृति के साथ पूरा का पूरा आत्मसात करके जीवन के आनंदमय कोश में जाने की यात्रा है। बिल्कुल सर। लेकिन वो नहीं मालूम है उन्हें। बिल्कुल। उसी तरह से अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें तो अर्थव्यवस्था में भी आपको आधुनिक जो इकोनॉमिस्ट हैं, माल्थस, कीन्स, इनके नाम तो खूब याद है। बिल्कुल। लेकिन आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य का, कौटिल्य का अर्थशास्त्र बहुत थोड़े बहुत नाम जानते हैं लोग। उसके अंदर क्या स्टेट क्राफ्ट है, उसके अंदर राज्य व्यवस्था पर, उसके अंदर अर्थव्यवस्था पर, उसके प्रशासन तंत्र के बारे में 2500 साल पहले कितना एक स्वरूप है, वो नहीं जानते, क्योंकि वो हमने कभी दिया ही नहीं। एक पूरी गोल्डन हिस्ट्री है सर, जो कहीं ना कहीं टेक्स्ट बुक से एकदम ओझल सी नजर आती है। कहीं है ही नहीं कि जिक्र अगर है तो वो ऊपरी सतह पर है। अब देखो ना, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, चिकित्सा शास्त्र, खनिज शास्त्र, रत्न शास्त्र, नौकायन, शिप बिल्डिंग, टाउन प्लानिंग, आर्किटेक्चर, जितने भी तरह के आप अगर कोई भी डोमेन ऑफ नॉलेज देखो, तो भारत की यात्रा में हमारे पूर्वजों ने जिस समय पर उन्होंने वो आविष्कार किया या उसका प्रयोग किया, ज्ञात इतिहास में उस कालखंड में समानांतर रूप से दुनिया के किसी भी कोने में उस स्तर का ज्ञान नहीं मिलता, नहीं था। सबसे पहले हमारे यहाँ ही उसका उद्गम हुआ। और किसी ने साथ अगर किया भी, मान लीजिए दर्शन के क्षेत्र में, हमारे उपनिषदों का दर्शन, बुद्ध का दर्शन सुकरात से पहले का है। जो यूरोप के लोग सुकरात और प्लेटो पर इतराते हैं, अरस्तु पर, कि तर्क की बात करता है। बुद्ध कहते हैं अपदीपो भव, उपनिषद कहते हैं शास्त्रार्थ से ही, विचार से ही कोई मणि निकलती है विचारों की जी। ये पूरी परंपरा जो हमारे दर्शन की थी, वो दार्शनिक परंपरा के आसपास कोई परंपरा नहीं थी। अगर कन्फ्यूशियस आते हैं चाइना में और लाओस से आते हैं, तो वो आते हैं बुद्ध के आसपास। अगर जुरथ्रस्ट आते हैं तो बुद्ध के आसपास। सुकरात आते हैं तो बुद्ध के भी 100 साल बाद। तो कहीं ना कहीं शुरू हमारे यहाँ हमने, पाइथागोरस आते हैं, तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि हमारी नकल किया उन्होंने, हमारे बाद में आए। हाँ, मतलब ये जरूर है कि सबसे पहले जिन ज्ञान परंपराओं का प्रारंभ, उद्भव, जितनी गहनता, प्रामाणिकता से भारत में हुआ, वेदों और उपनिषदों के कालखंड में, षड्दर्शन में, बुद्ध दर्शन में, जैन के दर्शन में, आगम ग्रंथों में, उनको हम पढ़ाए ही नहीं अपने यहाँ। तो बच्चों क्या होते हैं कि जैसे आप अगर उत्कर्ष किसी से पूछो भाई कहाँ, कौन सा देश है तुम्हारा, तो आप कहोगे भारत। भारत। हम उस युवा से कभी ऐसे हंसी मजाक में पूछते हैं कि भारत क्या है, जरा बताओ। क्या भारत सिर्फ एक मानचित्र है? भारत सिर्फ एक सरकार है? भारत सिर्फ कुछ पर्यटन स्थल और तीर्थ स्थल हैं? या भारत है क्या? और अगर हम कहते हैं कि मैं भारतीय हूं, तो बिना भारत को जाने क्या हमें नैतिक अधिकार है अपने को भारतीय कहने का? बिल्कुल है। अगर आप अपने शरीर है आपकी, आप अपने सारे ऑर्गन की फंक्शनिंग नहीं जानते हो, तो कैसे कह सकते हो कि आप उत्कर्ष हो? बिल्कुल। सिर्फ नाम है उत्कर्ष ना, बाकी तो उसके पीछे की पूरी आपकी विचारधारा, आपकी दृष्टि, आपकी क्षमता, आपकी बौद्धिक क्षमता, शारीरिक क्षमता, मानसिक क्षमता, सब मिलाकर बनता सब मिलाकर उत्कर्ष है आप जी। तो इसी तरह अगर हम भारत को कहते हैं, तो बिना भारत की दार्शनिक परंपरा, बिना भारत की ज्ञान परंपरा, बिना भारत की बौद्धिक विमर्श की परंपरा, बिना भारत की सांस्कृतिक यात्रा, बिना भारत के ऐतिहासिक अनुभवों की यात्रा, बिना भारत के गणित और विज्ञान की यात्रा, टेक्नोलॉजी की यात्रा के बिना कैसे कह सकते हो कि आप भारतीय हैं? बिल्कुल सर।
अच्छा सर, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा, जो बीएसबी है ये अभी किस स्ट्रेचर में है, ये अपने कौन से लेवल पर पहुंच चुका है और अब ये आगे किस तरीके से फंक्शन करेगा? क्योंकि जैसे आपने कहा कि ये सीबीएसई के समांतर ही एक बोर्ड है, तो हम देखते हैं कि सीबीएसई एक बॉडी की तरह फंक्शन करता है। बहुत सारे स्कूल्स हैं जो सीबीएसई से एफिलिएटेड हैं, सीबीएसई एक पूरा का पूरा सिस्टम चलाता है, तो बीएसबी किस तरीके से ऑपरेट करेगा, उसका ऑपरेशंस किस तरीके से चलेंगे? सिस्टम हमारा भी लगभग उसी तरह है जैसा सीबीएसई का है, इससे आसानी से दर्शक समझ जाएंगे। एग्जैक्टली लगभग वही है, लेकिन हमारी पुस्तकें, उनके अंतर है कि उनकी पुस्तक एनसीईआरटी बनाती है, यहाँ चूंकि एक दृष्टि विशेष से हमको गठन किया भारत सरकार ने, तो ये हमसे अपेक्षा है कि हम जो हमारा जन्म ही हुआ है आधुनिक शिक्षा में भारतीय ज्ञान परंपरा का समन्वय, बाकी लोग समन्वय टुकड़ों में करें, कम करें, ज़्यादा करें, लेकिन हमारे तो जीवन ही, जन्म ही उसी पर हुआ है। बिल्कुल, आपका ऑपरेशन ही वो है। या तो इसलिए हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि हम पुस्तक भी उस दृष्टि से बनाएं, क्योंकि प्राइवेट पब्लिशर या कोई पुराने पब्लिशर्स, पुराने लोग उस दृष्टि से कभी बनाए ही नहीं है, तो बना नहीं सकते। जी सर। तो जितनी भी फाटलाइन मैकाले की शिक्षा में नियत हुए, जैसे 2-3 में बहुत एक तरह से रैपिड फायर के रूप में बता रहा हूँ आपको जी। उन्होंने जाति का एक तांडव खड़ा कर दिया सोशल स्ट्रक्चर में, जबकि दर्शन में ये वर्ण था, जातियां इसकी विकृत है, लेकिन वो ऐसा उन्होंने जाति 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 को ऐसा एम्पलीफाई करके दिया कि आज भी हम जातियों में लड़ रहे हैं जी। दूसरा, उन्होंने रिलीजन का झगड़ा पैदा कर दिया, और सबसे खतरनाक उन्होंने किया कि जो भारत का जो वैदिक दर्शन था उसको उन्होंने थियोलॉजी बना दी। ठीक। क्योंकि क्रिश्चियनिटी थियोलॉजी थी, इस्लाम थियोलॉजी था, जुडोइज्म थियोलॉजी था, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट। आपने तो पढ़े हैं सर इससे। हाँ, मैंने सारे दर्शनों को पढ़ा है। मतलब शायद ही विश्व का कोई दर्शन ऐसा हो जिसके इसेंस को मैं नहीं समझने की कोशिश किया। बिल्कुल। इसीलिए कि तुलनात्मक रूप से देखने के लिए अगर हम कहते हैं कि भारत का सनातन दर्शन श्रेष्ठ है, तो ये इमोशनल नैरेटिव पर नहीं होना चाहिए, प्रैक्टिकली ट्रुथ। क्योंकि मैं फिजिक्स का विद्यार्थी हूँ, तो मैं इमोशनैलिटी पर कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकता। जी बिल्कुल। इसलिए हमने कॉम्पिटिटिव स्टडी करने के लिए खूब ग्रंथों को पढ़ा, भारतीय से लेकर के विदेशी तक, और हमने ये देखा उत्कर्ष जी कि ये हमारी थियोलॉजी नहीं है, लेकिन हम भारतीय लोग भी अब क्या कहते हैं, वैदिक धर्म जब कहते हैं तो उन्हें वेदों का दर्शन जहन में नहीं होता। मैकाले का ऐसा इम्पैक्ट हो गया है कि उसको हम रिलीजन समझते हैं, क्योंकि उन्होंने रिलीजन की हिंदी धर्म कर दी, जबकि धर्म अलग, दर्शन, हमारे दर्शन के गर्भ से जो शब्द आया है वो रिलीजन नहीं है। रिलीजन तो रिचुअल और प्रैक्टिसेस होते हैं, धर्म तो वो है कि जो दर्शन आपका कह रहा है कि मनुष्य को ऐसा जीवन जीना चाहिए, उसके लिए जो उचित एट्रीब्यूट्स आपके अंदर होने चाहिए डिस्पोजिशन और स्वभाव में, वो धर्म है। जैसे सनातन, वो सनातन है। सनातन एक दर्शन है, वेदों का दर्शन, और एक भारत की लंबी दार्शनिक प्रक्रिया है। ठीक है। जो ये बात कहती है कि प्रकृति के जो शाश्वत नियम है, इटर्नल लॉ ऑफ द नेचर, रित, जीवन भी हमारा प्रकृति के साथ सामंजस्य में होना चाहिए। बिल्कुल। पाश्चात्य लोग क्या कहते हैं, फ्रांसिस बेकन कहता है कि प्रकृति तुम्हारी दासी है, और हमारा सनातन दर्शन क्या कहता है, प्रकृति हमारी माँ है। तो एक बहुत ही एक ही लाइन में फंडामेंटल डिफरेंस देखिए, ये जितना भी प्रकृति का दोहन हो रहा है ना, अंधाधुंध, इसके पीछे कारण है कि उन्होंने साइंस टेक्नोलॉजी तो हमारे यहाँ भी हुई थी, बिल्कुल, जितनी जरूरत थी उस कालखंड में। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो 20वीं 21वीं शताब्दी में टेक्नोलॉजी आई वो सब भारत में पहले थी, इस तरह का नैरेटिव मैं नहीं बोलता हूँ, लेकिन अगर 11वीं शताब्दी तक जिस तरह की टेक्नोलॉजी भारत में थी, दुनिया में उसके समानांतर कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। लेकिन हमारी दृष्टि संतुलित टेक्नोलॉजी के उपयोग की थी, जिसको आजकल कहते हैं, बड़ा जुमला चलता है, इथिकल एआई यूसेज, इथिकली यूज करो टेक्नोलॉजी। इथिक्स क्या है तुम्हारी भाई? इथिक्स अगर तुम्हारी नेचर से फ्रेंडली नहीं होगी, नेचर के साथ कोहेरेंट नहीं होगी, तो जाहिर है तुम उसको रिसोर्स समझोगे, प्रकृति को माँ तो नहीं समझोगे। बिल्कुल सर। और जब हमारा दर्शन उसको माँ समझता है, तो जाहिर हम 9 महीने पेट में थे माँ के, तो हमने अपने को पोषण तो किया, लेकिन माँ को क्षति पहुंचा के तो नहीं किया। बिल्कुल। ये है भारत का सनातन दर्शन, ये धर्म, रित का पालन करना, ये डिफरेंस है, दिस इज अ मेजर डिफरेंस। वो क्या कहते हैं, प्रकृति रिसोर्स है, इसको उपयोग करो। यहाँ तक कि मानव को भी संसाधन कह देते हैं, ह्यूमन रिसोर्स है। तो उन्होंने ह्यूमन को एक रिसोर्स बना दिया, एक पैकेज बना दिया
कहते हैं ना कि भाई आप किसी मित्र से पूछोगे क्या कितने पैकेज है मेरा, बिल्कुल इंसान नहीं रह गए, बिल्कुल सर। वो इकोनॉमिक पैकेज हो गए। अच्छा सर, जैसे SBS अब आप बता रहे हैं कि पुस्तकें छप चुकी हैं, पाठ्यक्रम उसमें जुड़ चुके हैं, और फिर हमारे सनातन जो हमारी व्यवस्था है, जो उसमें टेक्नोलॉजीज़ थी, जो उसमें फॉर्मूलेज थे, जो उसमें शिक्षा को लेकर बहुत सारी चीज़ें थीं, वो बच्चों को अब बताई जानी है। तो सर ये अमली जामा इसको पूर्ण रूप से कब तक पहना दिया जाएगा, कब ये धरातल पर उतर जाएगी व्यवस्था पूर्ण रूप से, कब तक का उत्कर्ष ऐसा ये है? धरातल पर उतर चुका है। अच्छा। 1.5-2 वर्षों से लगभग अब 1000 विद्यालय पूरे 13 राज्यों के हमसे जुड़ गए हैं। ठीक है। और उनके प्रशिक्षण भी हो रहे हैं, टेक्स्ट बुक भी ले रहे हैं वो। तो शुरू में लोगों के अंदर ये संकोच था कि कहीं इसमें वही भ्रम है ना जो मैकाले शिक्षा का, कि जब भी आप बात करोगे सनातन की, भारत के दर्शन की, भारतीय ज्ञान परंपरा की, तो लोग कहते हैं पूजा पाठ तक सीमित तो नहीं हो जाएगा, बच्चा हमारा पढ़ेगा तो JEE नीट में जाने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी, कहीं पुरोहित बनाया तो नहीं जाएगा इनको, ये भ्रम हो जाता है। भारतीय ज्ञान परंपरा का ऐसा गलत स्वरूप 190 वर्षों में शिक्षा व्यवस्था ने उत्पन्न कर दिया है कि हमारी ज्ञान परंपरा नहीं पढ़ाई गई, हमारा दर्शन नहीं पढ़ाया गया, उसको थियोलॉजिक रूप में पढ़ा दिया गया। बिल्कुल, उसको धार्मिक एक रूप बनाकर दिखा दिया। धार्मिक नहीं, पंथिक कहो, पंथिक, एक पंथिक रूप बना। धर्म यही तो भ्रम पैदा किया कि हम धर्म को पंथ को धर्म मान लें। धर्म एक बिल्कुल अलग शब्द है, धार्यत इति धर्म, जो व्यवस्था को चलाने के लिए, प्रकृति के साथ सामंजस्य के साथ चलाने के लिए जिन गुणों को धारण करना चाहिए उत्कर्ष को या हमको या मानव को, वो है धर्म। जैसे संविधान के नियम है जो, वो धर्म है आज हमारा जी। उसी तरह सनातन की जो फिलॉसफी थी उसके अनुसार जीना, उसके लिए हमें गुण क्या चाहिए, वो धर्म था जी। रिलीजन तो रिचुअल्स होते हैं कि लोगों को जोड़ना है, किसी तरह से एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग में बॉन्डिंग पैदा करनी है, तो कुछ रिचुअल प्रैक्टिसेस आ जाते हैं। हमने रिचुअल प्रैक्टिसेस को ही धर्म मान लिया, यहीं से बहुत ही हमारी पूरी संस्कृति चौपट हो गई। तो हम लोगों से कहते हैं भाई तुम्हारी किताब देखो, जब देख रहे हैं लोग तो जुड़ रहे हैं। इसलिए हमने SC वर्मा को रखा है, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स वाले, उनके नेतृत्व में साइंस की किताबें हम 100-150 IITians को लेकर किताब बना रहे हैं, ताकि बिल्कुल कि बच्चा पूरा आज के विज्ञान में सामर्थ्य हो। HC वर्मा सर को तो सर मेरे ख्याल से मुझे उम्मीद है जिसने भी साइंस पढ़ी है बिल्कुल पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा है। पहली बार वो किसी की किताब बना रहे हैं, किसी बोर्ड की। अच्छा, हमसे पहले सर अपनी किताब सर नहीं, वो अपनी किताब कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स लिख के बाकी ट्रेनिंग देते थे, लेकिन अब वो हमारे यहाँ ट्रेनिंग भी देते हैं साइंस की, और किताब भी 6ठी से लेकर ऊपर तक वही डेवलप कर रहे हैं। अच्छा, तो आप इस चीज़ से सर जान सकते हैं कि इतना बड़े विद्वान, इतना बड़ा नाम जब साथ जुड़ के काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे सच में कुछ ना कुछ बहुत भले के लिए किया जा रहा है। साइंस और मैथमेटिक्स पर हमारा पूरा सामर्थ्य है, लेकिन सामर्थ्य के साथ संस्कार भी। बिल्कुल। आप देखो ना, लोग IT में सफल हो जा रहे हैं, जाके सुसाइड कर लेते हैं। सर आज के समय की सबसे बड़ी समस्या है डिप्रेशन, स्ट्रेस और फिर सुसाइड। उसका कारण है ना, जो पाश्चात्य दर्शन का जो प्रभाव है, अतिशय व्यक्तिवाद, एक्सेसिव इंडिविजुअलिज्म, कि हम प्रकृति के साथ नहीं है, सब हमारे लिए उपयोगी हैं, हम उसके अंग नहीं हैं। हमारा दर्शन कहता है कि पूरे ब्रह्मांड के जितने भी कॉस्मिक कंपोनेंट हैं, हम भी उसके एक अंग हैं। इंटरकनेक्टेडनेस है। आज मैं तो फिजिक्स का आदमी हूँ, पार्टिकल फिजिक्स की रिसर्चेज कह रही हैं कि एक हर पार्टिकल ब्रह्मांड का एक दूसरे से इंटैंजिल्ड है, इंटैंजिल्ड है। और सॉलिड तब आता है जो उसमें डिकोहेरेंस होता है, डिसिपेशन ऑफ एनर्जी होती है। बिल्कुल। तो जो हमारा सनातन दर्शन कह रहा था कि हम प्रकृति के अभिन्न अंग हैं, इंटरकनेक्टेड है, हम अलग अस्तित्व नहीं है मनुष्य। बिल्कुल सर। तो जिस दिन हम ये मान लेंगे ना, उस दिन पूरे विश्व का कल्याण हो सकता है। बिल्कुल सर। अच्छा सर, आप एक प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, एज एन IAS आपने सर्व करा है इतने लंबे समय टेन्योर तक, बहुत आपकी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस रहे हैं। तो सर आपकी तरफ से आज की यूथ के लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे, क्या कुछ बताना चाहेंगे? क्योंकि आज की यूथ में कहीं ना कहीं एक निराशावाद ज़िंदगी जी रहा है, एक स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहा है, और बहुत ज़्यादा तेज़ी से भागने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि सोशल मीडिया की लाइफ में, सोशल मीडिया जब खोलता है व्यक्ति या बच्चा, उसको ये लगता है कि सब आगे निकल गए हैं और मैं पीछे रह गया हूँ। तो सर उसको आप क्या अपनी लाइफ में से निचोड़ निकाल कर देना चाहते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में बेटर कर पाए, अच्छा कर पाए? अब देखो, मैं बहुत ही सामान्य भाषा में कहूँ कि हम लोग भगवान राम की बहुत पूजा करते हैं ना, कभी ये ध्यान देते हैं कि राम के जीवन में कितने संघर्ष है? अगर जो राम को राजगद्दी पर बैठने जा रहे थे, दूसरे दिन जंगल में भेज दिया गया शून्य संसाधन के साथ, 14 वर्षों के लिए वो भी, और इसके बाद पत्नी का अपहरण हो गया, उन्होंने किसी राज्य से मदद नहीं ली,
वनों के रहने वाले आदिवासियों को प्रेरित करके उनके साथ जाकर के रावण जैसे महाशक्ति का विनाश किया। लौट के आते हैं तो फिर दूसरी घटनाएं हो जाती हैं। मैं विस्तार में जाऊंगा तो समय लगेगा। बिल्कुल सर। लेकिन एक संकेत दे रहा हूं कि अगर हमें राम को पूजना नहीं है, राम के व्यक्तित्व को अपने आचरण में प्रतिष्ठित करना है, बिल्कुल, कोई जरूरत नहीं है कि आप जाते हो मंदिरों में, अच्छी बात है जाओ, लेकिन जब वहां जाते हो तो उनसे प्रेरणा क्या ले रहे हो? बहुत बड़ी बात कही सर आपने। धैर्य, पुरुषार्थ अगर नहीं है जीवन में, और निष्कामता जो गीता का दर्शन है। निष्कामता का इतना मतलब ये नहीं कि आपकी स्ट्रेटजी नहीं हो, प्लान नहीं हो, होनी चाहिए, पूरा उसमें सामर्थ्य लगाओ, निरंतर उसमें अपना 100% दो। लेकिन अगर उसमें सफलता नहीं मिलती है तो निराश होने की बजाय और दुगने उत्साह से उसमें लगो, या कोई विकल्प देखो। संसार में विकल्पों की कमी है क्या? बिल्कुल सर। अगर आपको ये कह दे कि मैं इंजीनियर ही बनूंगा आईटी का, भाई क्या आईटी का इंजीनियर होना ही सब कुछ लक्ष्य है जीवन का क्या? इंजीनियर तो सर कैसे भी बना जा सकता है, हाँ, और कितना भी अच्छा बना। आप वैभव सूर्यवंशी भी तो हो सकते हैं। बिल्कुल सर। आप जो है विराट कोहली भी तो हो सकते हैं, बिल्कुल, धोनी भी हो सकते हैं, आप बड़े आर्टिस्ट हो सकते हैं। बिल्कुल सर। आप कुछ नहीं कर सकते तो आजकल सोशल मीडिया पर अच्छे कंटेंट देके मोटिवेट करके बच्चे 2-2, 5-5 लाख कमा रहे हैं जी सर, बिल्कुल। घर बैठे हुए। अब बहुत बड़े आपको मीडिया हाउस बनाने की जरूरत नहीं है, एक छोटे से कमरे में 2-4 ऑपरेटर से आप पूरी दुनिया को मुट्ठी में कर सकते हैं। बिल्कुल सर। तो जब टेक्नोलॉजी आपको इतनी अपॉर्चुनिटी दे रही है तो लुक बियॉन्ड द कंजर्वेटिव अपॉर्चुनिटीज। मुझे मालूम है कि हमारे परिचित है टैटू का बिजनेस करके, वो हर साल जो है 20 करोड़ रुपए का बॉम्बे में खड़ा कर लिया। बिल्कुल सर। जब उसने सिविल सर्विसेज में नहीं सेलेक्ट हुआ तो उसको हुनर था, व्हाट अ स्टोरी सर। तो उसने शुरू किया और फिर एक ग्रुप बनाया, और ग्रुप बना करके फिर हो कि जो जिसका फोन आए वहां पर महिलाएं उसका टैटू वगैरह उसके ग्रुप का ठीक हो कर रही है। देखिए सर, एक यूपीएससी एस्पिरेंट जिसने कभी एक आईएएस बनने के बारे में सोचा होगा, आज वो उसके बिल्कुल विपरीत एक टैटू आर्टिस्ट की लाइफ कितनी अच्छे से जी भाई रहा है। यूपीएससी के आदमी को तो बड़ा आदमी होने के लिए घूस कमाना होगा पैसे के लिए। वो तो पैसा कमा रहा है बैठे बैठे आराम से, मोहब्बत से। बिल्कुल सर, और बिना टेंशन के। और यहाँ तो तमाम नेताओं के साथ आपको जो है जूझना पड़ता है। अच्छा सर, एक चीज़ आपसे मैं और पूछना चाहता हूँ कि हमारे बहुत सी यूपीएससी एस्पिरेंट्स भी हमारा शोज़ वगैरह देखते हैं टीवी 9 पर। तो आज के समय में जो व्यक्ति यूपीएससी की तैयारी करने निकलता है या अफसर बन जाता है, यूपीएससी कर भी लेता है, उसको एज अ एक्सपीरियंस रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर, सक्सेसफुल आईएएस ऑफिसर, आप क्या बताना चाहेंगे अपने तरफ से? देखो, मैं उनसे एक ही निवेदन करूंगा कि मैं चूंकि भारतीय संस्कृति और दर्शन का अध्येता और पुजारी हूँ। पाश्चात्य दर्शन कहता है कि अधिकार प्राप्त करो फिर सेवा करोगे। भारतीय दर्शन कहता है कि अधिकार सेवा के माध्यम से प्राप्त होता है। और दूसरा, जो लोग सेलेक्ट हो गए हैं उनको ये हमेशा ही सोचना चाहिए कि ये सामर्थ्य आपको प्रकृति ने जो दिया है ये आपकी विलासिता के लिए नहीं दिया है। जी सर। सेवा करने के लिए दिया है। सेवा परमो धर्म। जिसको भी सामर्थ्य मिलता है ना, बादलों को सामर्थ्य मिलता है वर्षा का, तो दूसरे खुद लेते हैं वर्षा, नदियां पानी खुद पीती हैं नहीं, या पर्वत जो मिनरल्स अपने लिए रखते हैं, वृक्ष छाया ऑक्सीजन सेवा फल अपने लिए रखता है। नहीं सर। तो ये उन्हें सोचना चाहिए कि अगर आपको सामर्थ्य दे दिया, किसी पद पर दिया, तो आप रोटी खाने का साधन मात्र उसको मानो, बाकी वो प्रकृति ने जो आपको दिया है उसका ऋण चुकाओ। ऋण क्या चुकाना है? बहुत बड़ा इसमें महनी भाव नहीं कि मैं बहुत सेवा कर रहा हूँ, परोपकार कर रहा हूँ। अब उस सामर्थ्य का सहज विकिरण करो, रेडिएट करो, कभी ना एंजाइटी होगी ना तनाव होगा। और मैंने अपने जीवन में भी देखा है कि चाहे किसी पार्टी का कोई भी पॉलिटिशियन हो, अगर आप पब्लिक के साथ जुड़े हैं, पब्लिक की सेवा करते हैं, भ्रष्टाचार नहीं करते हैं, तो कोई भी पॉलिटिशियन चाहे वो खुद भी भ्रष्ट हो आपका पूरा सम्मान करता है, क्योंकि आप रेयर स्पेसी हो जाते हो। बिल्कुल। और जो रेयर स्पेसीज होती है ना, उसकी हर जगह कद्र होती है। सर, आपके सामने तो आपके जीवन में खुद ऐसे कई बार मौके भी आए होंगे। हाँ, आते हैं, लेकिन हमने देखा कि जनरली अगर आप खुद ही अगर बिछ जाओ तब तो बिस्तर पर बिछाने के लिए लोग तैयार हैं, रीढ़ की हड्डी मजबूत रखनी। लेकिन अगर आपने बहुत ही विनम्रता से, एक बात ये भी कहूंगा, बहुत सारे लोग जो ऑनेस्ट होते हैं बड़े अहंकारी हो जाते हैं। मैं उनसे कहता हूँ किस बात का अहंकार तुम्हें? वेतन तो ले रहे हो ना, बिल्कुल कोई एहसान कर रहे हो क्या पब्लिक पर? बिल्कुल। तो इसलिए जो संविधान तुम्हें कह रहा है, जो काम कर रहे हो करो, और सहजता से करो।
कोई ट्रांसफर कर देता, ट्रांसफर हो जाओ। हमारा भी एक बार 1 साल में 5 ट्रांसफर हुए, अच्छा, 1 साल में 5 तो ट्रांसफर? कोई बात नहीं, जहाँ भी जाएंगे तनख्वाह तो मिलेगी ना। बिल्कुल सर। और यूपीएससी के एस्पिरेंट या जो भी सिविल सर्वेंट है, चाहे आईपीएस हो, आईएएस हो, कोई भी हो, उसको तो इतनी सुविधाएं प्रकृति देती है, व्यवस्था देती है, बिल्कुल कि उसे इधर उधर झांकने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल सर। अगर जीवन जीना है, विलासिता लाना है, तो क्या होगा? फिर तो सर कोई लिमिट ही नहीं है उसकी, देखो, कोई सीमा ही नहीं है। अतिरिक्त धन जैसे आता है उत्कर्ष, जी सर। वो लाता है विलासिता, हम्म। और विलासिता लाती है बेहोशी, जी और बेहोशी भोग की ओर बढ़ाती है और बनाती है रोगी। जी। तो अगर आप सहज रूप से अपने सेवा के माध्यम से जो भी अधिकार मिला है उसको प्रतिपूर्ति करोगे, स्वस्थ भी रहोगे, प्रसन्न भी रहोगे, सम्मान भी रहेगा। वरना इधर उधर के धन कमाओगे तो उसी को प्रबंध करने में पूरी ऊर्जा व्यस्त रहती है लोगों की, और ब्लड प्रेशर और ये वो तमाम तरह के रोग प्रवेश करते हैं। और जिस शरीर के लिए आप पैसा कमाना चाहते हो, वो शरीर ही इतनी नष्ट हो जाती है कि वो पैसा किसी कि आप किसी प्रकार का भोग नहीं कर सकते हो। जी सर। तो आज सर आपने हमें अपने बहुमूल्य समय में से इतना वक्त दिया, हम उसके लिए आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। और हमारे श्रोताओं को आज आपने जिस तरीके से एकदम इलाबोरेट करके भारतीय शिक्षा बोर्ड, फिर ज़िंदगी की बातें, और फिर हमारी यूथ के लिए वो क्या क्या चीज़ें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी लाइफ को बेटर ऑफ टेक केयर करने के लिए आपने बताई सर, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी सर। जी, धन्यवाद उत्कर्ष, प्रणाम। तो आज हमारे साथ भारतीय शिक्षा बोर्ड के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर एनपी सिंह जी, रिटायर्ड आईएएस मौजूद थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का जो निचोड़ था वो हमारे साथ साझा करा। उन्होंने बताया कि भारतीय शिक्षा बोर्ड किस तरीके से भारत के पूरे एजुकेशन सिस्टम को बदलने का मादा रखता है और बदलने की कोशिश करने के लिए धरातल पर उतर चुका है। तो हमारे इस पॉडकास्ट को लेकर आप जो कुछ भी सोचते हैं, आपके जो भी सवाल हैं, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हम तक जरूर पहुंचाइएगा। और आपको आपके भविष्य के लिए शुभकामनाएं। भारतीय शिक्षा बोर्ड के साथ अब सिर्फ एजुकेशन ही नहीं, आपको भारतीय संस्कार भी मिलने जा रहे हैं। थैंक यू सो मच।